Good afternoon to all of you. In the introduction of poisoning, we were discussing about the definition of toxin, definition of forensic toxicology. Now, in the next session, we are discussing about the types of poisoning. Now we are discussing about the types of poisoning. So, on the basis of, we can say on the basis of mode, or on the basis of legal aspect, poisoning is of three types. Poisoning जो होता है आपका तीन तरीके का होता है. The first one is the homicidal poisoning. The second one is the suicidal poisoning. And third one is the accidental poisoning. पुराने जमाने से ही ये परंपरा चली आई है कि किसी के खाने में, किसी के पानी में, किसी के दूध में विष या जहर मिला के उसको दे दिया जाता है ताकि उस इंसान के हेल्थ पे बैड इफेक्ट करे या उसकी डेथ हो जाए. अगर इस प्रकार की पॉइजनिंग होती है तो उसको हम लोग कहते हैं होमिसाइडल पॉइजनिंग. अगर कोई व्यक्ति स्वयं को क्षति पहुंचाने के लिए, अपने आप को मारने के लिए अगर पॉइजन लेता है तो दैट इज नोन एज द सुसाइडल पॉइजनिंग. एक्सीडेंटल पॉइजनिंग क्या होता है कि कोई इंसान गलती से किसी पॉइजन को खाने की चीज समझकर या किसी भी पॉइजन को पीने की चीज समझकर उसको अगर पी जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सीडेंटल पॉइजनिंग. सो ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्पेक होमिसाइडल पॉइजनिंग यानी कि इसमें कोई दूसरा पर्सन किसी दूसरे पर्सन को आपको पॉइजन देता है. अगर आप जानते होंगे तो आपने सुश्रुत का नाम सुना होगा या सोक्रेट्स का नाम सुना होगा. सोक्रेट्स या सुश्रुत जो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनको एक पॉइजन देके किल कर दिया गया था और उस पॉइजन का नाम था कोनियम मैक. जिस कोनियम मैक से हम लोग की दवा भी बनी है, कोनियम मैक. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुश्रुत ही थे जिन्होंने कंसेप्ट दिया था कि किसी के खाने में विष को मिलाया जा सकता है, यानी कि पॉइजन कैन बी एडल्ट्रेटेड इन द एनी फूड सब्सटेंस. दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय द सुश्रुत और सोक्रेट. अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम लोग ने होम्योपैथी में जो आपका होम्योपैथिक फार्मेसी है या होम्योपैथिक जो आपका ड्रग है, विल आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द पॉइजनस सब्सटेंस. जिस सब्सटेंस में जितना ज्यादा आपका पॉइजन होगा, जो सब्सटेंस जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा, वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा क्यूरेटिव होता है. और हम लोग किसी भी पॉइजन के छुपे हुए उसे क्यूरेटिव पावर को पोटेंटाइजेशन के द्वारा उसको हम लोग लाइट में लेके आते हैं. तो यहाँ पे इन द टर्म्स ऑफ पॉइजनिंग आपको होमिसाइडल पॉइजनिंग, सुसाइडल पॉइजनिंग और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग. नेक्स्ट टाइप का जो आपका पॉइजनिंग होता है, दैट इज द टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डोज. Dose and duration. Types of poisoning on the basis of dose and duration. तो इसमें जो सबसे फर्स्ट टाइप का जो पॉइजनिंग है, दैट इज द एक्यूट पॉइजनिंग. सेकेंड इज द क्रोनिक. थर्ड वन इज द सब एक्यूट. एंड फोर्थ इज द fulminant. And fourth one is the fulminant poisoning. Acute poisoning, chronic poisoning, subacute poisoning, and fulminant poisoning. So, what do you mean by acute poisoning? अगर किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पर्सन को, अगर कोई भी सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में या तो सिंगल डोज या सेवरल डोज में किसी पर्सन को दे दिया जाता है और उसको खाने के बाद
तुरंत जो है साइन एंड सिम्टम्स यानी लक्षण उत्पन्न होना जब शुरू होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट पॉइजनिंग। यानी कि एक्यूट पॉइजनिंग में जो डोज होना चाहिए कैसा होना चाहिए, मैसिव होना चाहिए, और जो टाइम होना चाहिए क्या होना चाहिए, टाइम लेस होना चाहिए। यानी कि बहुत ही कम समय में ज्यादा विष के प्रभाव के कारण तुरंत लक्षणों का एपियर हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट पॉइजनिंग। नेक्स्ट कम्स क्रोनिक पॉइजनिंग। इन दिस पॉइजनिंग ए पर्सन इज स्लोली टेकिंग ए स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन, वो धीरे धीरे कम अमाउंट में पॉइजन ले रहा है। जैसे कोई भी इंसान जो है टोबैको यानी कि तंबाकू का सेवन करता है तो उसमें तंबाकू में निकोटीन होता है और वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो क्रोनिक को थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो होता है पॉइजन का लेता रहता है और इसका इल इफेक्ट थोड़ा लेट में प्रोड्यूस होता है। यानी कि इसमें जो डोज होगा वो कैसा होगा, लेस होगा, और टाइम इसका मोर होगा। यानी कि लेट से कुछ देरी के बाद इसमें साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होता है। नेक्स्ट इज सब एक्यूट पॉइजनिंग। इसमें आपका देयर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग एंड क्रोनिक पॉइजनिंग बोथ। यानी कि इसमें एक्यूट पॉइजनिंग का भी कैरेक्टर देखने को मिलता है और क्रोनिक पॉइजनिंग का कैरेक्टर देखने को मिलता है। तीन टाइप का पॉइजनिंग तो आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट टाइप का पॉइजनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, फुलमिनेंट पॉइजनिंग। अभी तक हमने बात किया साइन एंड सिम्टम्स का। एक्यूट पॉइजनिंग में जल्दी साइन एंड सिम्टम आता है, क्रोनिक पॉइजनिंग में देर से आपका साइन एंड सिम्टम आता है। लेकिन फुलमिनेंट पॉइजनिंग एक ऐसा पॉइजनिंग है जिसमें किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, द पर्सन बिकम्स कोलैप्स्ड, द वाइटल फोर्स ऑफ द पर्सन बिकम्स सकुम्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साइन एंड सिम्टम्स। यानी कि इस टाइप का पॉइजनिंग है जिसमें किसी बिना साइन एंड सिम्टम्स के उस पर्सन की डेथ हो जाती है। यानी डेथ अकर्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साइन एंड सिम्टम्स। यानी सोचिए कि इसमें जो होता होगा पॉइजन का डोज कितना होता होगा। यानी कि ये एक्यूट पॉइजनिंग से भी ऊपर का चीज है कि इतना लार्ज अमाउंट में उसको पॉइजन दे दिया गया कि वो बिना साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस, यानी कि वाइटल सोर्स को एक्ट करने का मौका ही नहीं मिला ताकि साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सके। दिस वाज द टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, आपने देखा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये टॉक्सिकोलॉजी की शुरुआत होती कहां से है। हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिकोलॉजी की बात हम लोग करते हैं। हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो जो विश्व विज्ञान का इतिहास है, विश्व विज्ञान का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। देयर इज ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग, ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग एविडेंस के रूप में आपको देखने को मिलता है। आपने पुराने ग्रंथों में भी, पुराने किताबों में भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार जो होता है पॉइजन को या विष को किसी पर्सन को देख के उसको मारने का प्रयास किया जाता है। इसका सर्वप्रथम उदाहरण जो सबको ज्ञात होगा कि भीम को लड्डू बहुत पसंद था। भीम को लड्डू बहुत पसंद था तो दुर्योधन और शकुनी ने मिलके भीम के लड्डू में जहर मिला दिया और उसको खिला के उसको जो है पानी में या गंगा जी में उसको गिरा दिया गया। तो दिस वाज द फर्स्ट, या ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हमारे ग्रंथों में भी टॉक्सिकोलॉजी का उदाहरण देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने होम्योपैथी से कि इस टॉक्सिकोलॉजी का हमारे होम्योपैथी में क्या महत्व है। तो एफोरिज्म नंबर अगर आप 110 पढ़ते हैं, एफोरिज्म नंबर 110 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हैनिमैन साहब ने लिखा हुआ है। हम लोग बात करते हैं अगर सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की, सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आपका होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का, दैट इज द ड्रग प्रूविंग। दूसरा जो होता है कि अलग अलग किताबों में थोड़ा थोड़ा कम अमाउंट में या अलग अलग जगहों पे थोड़ा बहुत मिला आपको कि इसका इफेक्ट ऐसा होता होगा, उसका इफेक्ट वैसा होता है। यानी कि आपको रिटन सोर्स
बहुत कम जगह मिला। और सबसे जो इंपॉर्टेंट मिला आपको टॉक्सिकोलॉजी कि किसी भी आपको पुराने किताबों में किसी भी पॉइजन का क्या इफेक्ट पड़ता है, और होम्योपैथी और पॉइजन का बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि मैक्सिमम जो मेडिसिन है, मैक्सिमम जो हमारे पास दवाई है, वो क्या है, अपने आप में पॉइजन है। नक्स वोमिका एक पॉइजन है, आपका डिजिटलिस एक पॉइजन है। जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन देखेंगे तो हम बात करेंगे कि पॉइजन का कितना टाइप होता है, आपका उसमें कौन कौन सा आपका मोस्ट कॉमन पॉइजन है। तो पॉइंट नंबर 110 में हनीमैन साहब ने बोला है, हनीमैन साहब ने पॉइजन के महत्व पे एक प्रकाश डाला है कि हमारा जो है टॉक्सिकोलॉजी भी हमारा मटेरियल मेडिका का एक सोर्स बनाने का काम करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इतिहास में चलते हैं, तो इतिहास में सबसे पहले आता है एक बुक है अग्निवेशा चरक संहिता। अग्निवेशा चरक संहिता, इस बुक में पॉइजन, उसके इफेक्ट और उसके ट्रीटमेंट की बात की गई है। पॉइजन के बारे में, पॉइजन के ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई है। उसके बाद अभी उन्होंने बात किया कि जो सुश्रुत थे और सोक्रेट, इन्होंने सबसे पहले ये बात किया था कि जो पॉइजन है, उन्होंने सबसे पहले बात कहा था पॉइजन कैन बी एडल्टरेटेड इन फूड और ड्रिंक, कि किसी भी भोजन में या किसी भी पेय पदार्थ में आपका विष मिलाया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन्हीं का फॉर्मूला इन्हीं के ऊपर अप्लाई हो गया और इन्हीं को कोनियम मैग देके मार दिया गया। इन्हीं के भोजन में, इन्हीं के पीने के पानी में कोनियम मैग मिलाया गया और उनको मार दिया गया। यानी कि जिन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो खुद उसी के शिकार हो गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौटिल्य की। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कौटिल्य की या चाणक्य की, तो कौटिल्य और या जो चाणक्य थे, आप लोग जानते हैं उनके बारे में। इन्होंने भी अर्थशास्त्र में एक अर्थशास्त्र लिखा इन्होंने। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी बहुत प्रचलित है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र में पॉइजन के बारे में लिखा, और इनके बारे में एक कहानी है कि जो इनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको उन्होंने सम्राट बनाया, ये चंद्रगुप्त मौर्य के, ये जो कौटिल्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में डेली स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन मिला दिया करते थे। यानी कि उनके खाने में थोड़ा सा पॉइजन मिला दिया करते थे ताकि उनको पॉइजन के प्रति रेसिस्टिविटी बनी रहे। यानी कि दिस वाज द केस ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग, ताकि अगर कोई कभी कोई सम्राट को पॉइजनिंग अगर देने का कोशिश करता है, अगर पॉइजनिंग करने की कोशिश करता है तो उस चीज को रेसिस्ट कर सके। लेकिन गलती से उसी खाने को उनकी गर्भवती पत्नी ने खा लिया और उनकी हालत खराब होने लगी। तब उस समय चाणक्य ने सिजेरियन सर्जरी करके उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन उस पत्नी को नहीं बचाता। और कहा जाता है कि वो जहर का एक बूंद उस बच्चे में भी चला गया, जिसके कारण उसका नाम बिंदुसार था। और आप लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था, बिंदुसार था। तो उस समय भी आपको टॉक्सिकोलॉजी का या आपको पॉइजनिंग का हिस्ट्री देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भोज प्रबंध एक राइटिंग है जिसमें बुद्ध के समय में इन द टाइम ऑफ लॉर्ड बुद्धा इट वाज रिटन दैट सम मेडिसिनल सब्सटेंस आर यूज्ड बिफोर सर्जरी, जिसको हम लोग एनेस्थेटिक कहते हैं, या उस समय उसको सम्मोहिनी भी कहते थे। यानी कि कुछ सब्सटेंस को ताकि पेशेंट बेहोश हो जाए, और ये भी इसमें भी आपको देखने को मिलता है किस प्रकार आपको टॉक्सिकोलॉजी का ज्ञान छुपा हुआ है। तो टॉक्सिकोलॉजी का ज्ञान हर जगह बिखरा पड़ा है, टॉक्सिकोलॉजी हर जगह अप्लाइड होती है। बस जरूरत है इस चीज को समझने की और इस चीज को जानने की। और एज ए होम्योपैथिक स्टूडेंट, एज ए होम्योपैथिक
फिजिशियन, आपको टॉक्सिकोलॉजी से विशेष लगाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन से ही आपका मैक्सिमम, पॉइजन से ही आपका मेडिसिन बना है। तो जो पॉइजन का लक्षण है वही लगभग मिलता जुलता जो सिम्टम किसका आता है, आपका मेडिसिन का आता है। आप आर्सेनिक पॉइजन का सिम्टम पढ़िएगा, वही सिम्टम आपको किस में देखने को मिलेगा, आपको आर्सेनिक मेडिसिन में मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या, यहां सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या होम्योपैथिक साइंस ऑफ ट्रीटमेंट इज हाउ मच इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनी पॉइजनिंग केसेस। तो अलग अलग विद्वानों का, अलग अलग राइटरों का अपना अलग अलग मत है इस चीज के बारे में। तो सबसे आसान चीज होती है कि ठीक है सर, आपने कहा कि कोनियम मैक जब खिला दिया गया था सुश्रुत को, तो उसको फिर कोनियम मैक मेडिसिन हम देते तो कोनियम मैक मेडिसिन दे देते। अगर किसी पर्सन को आर्सेनिक खिला दिया गया तो उसको हम आर्सेनिक एल्बम दे देंगे। नक्स वोमिका इज आल्सो पॉइजन, नक्स वोमिका इज आल्सो ए स्पाइनल पॉइजन। तो किसी को नक्स वोमिका दे दिया गया, नक्स वोमिका भी पॉइजन हो गई, तो उसको हम नक्स वोमिका दे देंगे। इट इज सो इजी एंड सो सिंपल टू ट्रीट द केसेस ऑफ पॉइजनिंग इन द होम्योपैथी, बट इट इज नॉट द फैक्ट, बट इट इज नॉट द फैक्ट। वी शुड टू नो दैट, हम लोग को जानना पड़ेगा कि हनीमैन ने इस संदर्भ में क्या बात किया है। तो एफोरिम नंबर 26 की बात करते हैं of organ of medicine. Weaker and dynamic affection is permanently extinguished by the stronger one. ब्रैकेट में एक लाइन लिखा हुआ है, deviating from its kind, deviating from its kind, और दूसरी जगह लिखा हुआ है आपका fixed, differing from its kind। इसका मतलब होता है कि जो आपका ड्रग सोर्स और आपका जो डिजीज सोर्स वो सेम नहीं होना चाहिए। इन द केस ऑफ होम्योपैथी, द ड्रग सोर्स एंड डिजीज सोर्स शुड नॉट बी सेम। अगर ऐसा होगा तो आइसोपैथी हो जाएगा, दैट इज नॉट द होम्योपैथी। होम्योपैथी इज द साइंस ऑफ थेरेप्यूटिक बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिमिलर। सिमिलर की बात करता है, होम्योपैथी कभी भी सेम की बात नहीं करता है। तो किसी को आर्सेनिक का पॉइजनिंग हो गया, उसने आर्सेनिक खा लिया, तो डिजीज सोर्स क्या हुआ, यहाँ पे आर्सेनिक हुआ। तो उसको हम आर्सेनिक कैसे दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिजीज सोर्स और ड्रग सोर्स एक हो जाएगा। हाँ, अगर कोई आर्सेनिक जैसा सिम्टम उत्पन्न करने वाली कोई दवा हो, जैसे मान लीजिए कि किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया, किसी ने सड़ा खाना खा लिया, बासी खाना खा लिया, उसको खाना खाने के बाद अगर उसके अंदर आर्सेनिक के सिम्टम अपीयर होते हो, सीवियर थ्रस्ट, सीवियर बर्निंग, सीवियर प्रोस्टेशन उत्पन्न होता हो, तो उसको हम आर्सेनिक देंगे। अगर नक्स वोमिका का सिम्टम उत्पन्न होता हो तो उसको हम नक्स वोमिका देंगे। लेकिन आर्सेनिक के कारण उसको बीमार भी हुआ हो और आर्सेनिक उसकी दवाई भी हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बिकॉज इन होम्योपैथी देयर इज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलर, नॉट द सेम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। अब पॉइजन कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका बेस क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन का? दैट इज द मोड ऑफ एक्शन। एक्ट करने के ऑन द एक्शन के बेसिस पे आपका पॉइजन कितने टाइप का होता है। तो सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है दैट इज द कोरोसिव पॉइजन। दैट इज द कोरोसिव पॉइजन। कोरोसिव पॉइजन क्या करता है? ये आपका इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन करता है, प्रोड्यूस inflammation and ulceration of tissue। इसका काम होता है कि
इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करना और अल्सरेशन प्रोड्यूस करना। आप लोग जानते हैं रूगर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर और फंक्शनलिसा इज द साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। अब बात जब हम लोग करते हैं तो एक कितने टाइप, कोरोसिव पॉइजन कितने टाइप का होता है? तो कोरोसिव पॉइजन आपका होता है 3 टाइप का। तो सबसे पहला जो है आपका दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे पहला कौन सा होता है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका 2 टाइप का। फर्स्ट इज द मिनरल, या इसी को हम लोग कह देते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड। सेकेंड इज द ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड का जो एग्जांपल होता है आपका, सबसे पहला एग्जांपल है दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो कोरोसिव पॉइजन, पॉइजन का सबसे पहला टाइप कोरोसिव पॉइजन, और कोरोसिव पॉइजन का सबसे पहला टाइप एसिड, या उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कर सकते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, मिनरल कह दीजिए या इनऑर्गेनिक कह दीजिए या ऑर्गेनिक कह दीजिए। मिनरल में हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, कार्बोलिक, ऑक्जेलिक, सैलिसाइलिक और एसिटिक एसिड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग, दूसरा जो टाइप होता है दैट इज द स्ट्रॉन्ग अल्केली। स्ट्रॉन्ग अल्केली, अल्कली का मतलब होता है रिकॉर्ड हो गया ना?